गाइस वेलकम टू आई टी आई टीचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे पार्ट नंबर 3 में एमसीक्यू क्वेश्चन। हमने आपको पार्ट नंबर 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन जो दिया था प्रीवियस ईयर का, और पार्ट नंबर 2 में जो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया था प्रीवियस ईयर का, उस क्वेश्चन को से आपको कुछ काफ़ी जानकारी हुई होगी। आज हम फिर एमसीक्यू क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करे कुछ क्वेश्चन से। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन और उसके आंसर जान लेते हैं हम। इसलिए क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप देते जा रहे हैं ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो, और बाकी हम स्टेप बाय स्टेप करके लेक्चर भी देंगे और उस लेक्चर का एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे। एक क्वेश्चन जो कंबाइंड क्वेश्चन है, एक कई दफ़े एग्जाम में आपको रिवाइज करके पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन को एक एक करके उसका आंसर जानना है ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छे से बने रहे। चलिए ये जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्विच फाइल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है लकड़ी काटने वाले में, बी है कपड़ा काटने वाले में, सी है घड़ी साज में, और डी है घरों में। इसका सही आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। सी इसका सही आंसर होगा, यानी घड़ी साज में। होता क्या है, स्विच फाइल बहुत लिटिल फाइल होती है और ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं उसको बनाने के लिए स्विच फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइल का कटिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ए है दांतों के कट और स्पेसिंग पर, बी है फाइल के दांतों की व्यवस्था पर, सी है फाइल के साइज और आकार पर, डी है उपरोक्त में से सभी। हमने आपको ये क्वेश्चन फिर रिवाइज हुआ है, इस क्वेश्चन को फिर हम बता रहे हैं। इसका सही आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त में से सभी। और इसका होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स में पूछ रहा है इस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू होता है 4 प्रकार से हम इसका वर्गीकरण करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू यानी लेंथ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू शेप यानी आकृति का अनुसार। 4 प्रकार से हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल करते हैं। तो उसी के अनुसार ये पूछ रहा है कि फाइल का कटिंग प्रभाव में से निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ये क्या है, चारों स्पेस में से पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा डियर फ्रेंड्स। आगे चल के 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से किया हुआ सुराख सेंटर से आउट हो जाता है। ए है वर्कपीस की अपर्याप्त क्लैंपिंग, बी है वर्कपीस में ब्लो होल्स होना, सी है सेंटर पंच का निशान इतना गहरा न होना कि इसमें ड्रिल का चीजल एज बैठ सके, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो ये रीजन जो हैं, इस रीजन से सेंटर आउट हो जाता है। तो ये 4 रीजन है, 4 रीजन में से आपका कौन सा रीजन बन सकता है। तो डियर फ्रेंड्स ये 4 रीजन ही हैं। जैसे वर्कपीस की अपर्याप्त क्लैंपिंग, अगर क्लैंपिंग नहीं होगी तभी आपका क्या होगा, सुराख सेंटर से आउट हो जाएगा। ब्लो होल होना, जैसे आप क्या कोई होल कर रहे हैं उसके अंदर भी एक होता क्या, मटेरियल में इशू होने के कारण, कुछ मटेरियल जैसे आप होल कर रहे हो मटेरियल में इशू होने के कारण वो मटेरियल होल बढ़ जाता है। तीसरा रीज़न है सेंटर, यानी जो आप पंच मार रहे हैं, पंच का सेंटर अगर थोड़ा सा ही रहेगा तो ड्रिल करेंगे तो जैसे ही फिट देंगे तो ड्रिल का पॉइंट क्या होता है, पकड़ का सही नहीं, और ड्रिल का सुराख असेंट्रिक हो जाएगा। और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से सभी, यानी चारों रीजन बन रहे हैं आपके। तो इसका क्या होगा डियर फ्रेंड्स, आप लोग का डी सही होगा इसका। तो आपको एक्सप्लेन करके एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उस माध्यम से काफ़ी और जानकारियाँ जो नहीं है क्वेश्चन वो भी मिल जा पा रही होंगी डियर फ्रेंड्स। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे वर्कपीस में ड्रिलिंग करने के लिए स्टील के सिंगल ब्लॉक्स से बनाए जाने वाले जिग को कहते हैं। ए है चैनल जिग, बी है सैंडविच जिग, और सी है बॉक्स जिग, और डी है सॉलिड जिग। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा, यानी छोटे वर्कपीस में ड्रिलिंग के लिए पूछ रहा है। तो छोटे वर्कपीस में होता है आपका, छोटे वर्कपीस में आपका होता है सॉलिड जिग। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चल के देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है। ऑप्शन ए है 1 मिलीमीटर, बी है 0.5 मिलीमीटर, सी है 0.02 मिलीमीटर, डी है 0.01 मिलीमीटर। डियर फ्रेंड्स इसका थिम्बल स्केल का मान पूछ रहा है। थिम्बल, आप एक चीज़ और समझ लीजिए मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में, जो थिम्बल डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट अकाउंट भी कहते हैं, यानी जिसको अल्पतमांक यानी होता है उसके बारे में। यानी माइक्रोमीटर जो कम से कम, यानी कि उसका एक्यूरेसी थिम्बल मान का होता है, डिफिनेशन होता है जो कम से कम छोटी छोटी इकाई मापे, उसे ही हम अल्पतमांक कहते हैं। तो इसका क्या होगा, डिवीजन यानी थिम्बल स्केल का डिवीजन मान होता है डी, यानी 0.01।
0.01 मिलीमीटर होता है, यानी 5 का डी होगा सही। आगे चल के देख लेते हैं, बर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में कितना माप ले सकते हैं, यानी बर्नियर माइक्रोमीटर में द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में माप पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 0.01 इंच, और बी है 0.001 इंच, और सी है 0.0001 इंच, और डी है 0.00001 इंच होता है। यानी कि डियर फ्रेंड्स, आपका 6 नंबर क्वेश्चन का होगा सही आंसर 0.001 इंच, यानी 1 इंच के 1000वें भाग को 10,000वें भाग को मापता है, तो 0.0001 इंच होगा। तो अब इसके बारे में एक चीज़ ये जानिए, आपको इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ब्रिटिश प्रणाली में पूछा है, अगर मैट्रिक प्रणाली में यही पूछेगा आपको तो क्या होगा 0.001 mm हो जाएगा, यहाँ पे mm हो जाएगा, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी, इंच की जगह mm हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, 2 ऑप्शन, यानी ये क्वेश्चन से 2 आंसर बन गए आपके। ठीक है, आगे चल के देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जाप को सही मार्गदर्शन प्रदर्शित करता है, जिग, ब्लॉक, गेज और इनमें से कोई नहीं। यानी टूल गेज क्या होता है, ये पूछ रहा है जाप को सही मार्ग, यानी जो गाइड करता है। तो गाइड करने के लिए जाप और टूल को दोनों को गाइड करता है। तो ऑप्शन ए है जिग, और बी है ब्लॉक, और सी है गेज, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन होगा जिग, जो कि जाप और टूल को दोनों गाइड करता है। डियर फ्रेंड्स, आगे चल के देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से थ्रेड्स के कौन कौन से प्रकार हैं, यानी किस टाइप के थ्रेड बनते हैं। तो ए ऑप्शन है इंटरनल थ्रेड, बी है एक्सटर्नल थ्रेड, और सी है ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, 2 थ्रेड जो होते हैं 2 टाइप में बनते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल 2 टाइप में होते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर इसका 8 का सी सही होगा। मैं थोड़ा जल्दी बोलने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका जो वीडियो है, वीडियो में थोड़ा जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे पाऊँ कम टाइम में, इसे थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। हार्ड मटेरियल की टर्निंग में प्रयुक्त कार्बाइड टिप्स टूल में होता है। ए है साइड रैक एंगल, बी है जीरो रैक एंगल, सी है पॉजिटिव रैक एंगल, और डी है नेगेटिव रैक एंगल। यानी हार्ड मटेरियल की टर्निंग में प्रयुक्त कार्बाइड टिप्स टूल में होता है, यानी जब मटेरियल की हार्ड जब क्या करते हैं मशीनिंग करते हैं, उसमें होता क्या है कि जीरो रैक एंगल होता है। जीरो रैक एंगल इसलिए होता है ताकि कि आप क्या करें, जब भी कोई हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करेंगे तो उसमें हम जो टूल के जो टिप होते हैं वो ज़्यादा देर तक कटिंग कर सकें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसलिए क्या इसका होगा, डी होगा आंसर। आगे चल के देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। प्लास्टिक्स में जो ऊष्मा और दबाव द्वारा बिना रासायनिक परिवर्तन के आकार में ढाला जा सकता है उसे कहते हैं। ए है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बी है थर्मोप्लास्टिक, सी है इलास्टोमर, और डी है एमिनोज। तो इसका सही आंसर क्या होगा 10 का बी, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक इसका सही आंसर होगा। आगे चल के देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कपलिंग की शाफ्ट को जोड़ने के लिए तब प्रयोग किया जाता है जब शाफ्टों, ऑप्शन ए है को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है, बी है को अक्सर अलग करना पड़ता है, सी है कि मिस अलाइनमेंट होती है, और डी है को अक्सर अलग करना पड़ता है तथा 2 शाफ्टों के बीच थोड़े से मिस अलाइनमेंट को कंपनसेट करना पड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका डियर फ्रेंड्स सी, की मिस अलाइनमेंट होती है। यानी कपलिंग की शाफ्ट को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, तब प्रयोग करते हैं जब की मिस अलाइनमेंट होती है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए। चीजल का कटिंग एंगल पूछ रहा है, तो माइल्ड स्टील के लिए होता है यानी सी, यानी 55 डिग्री होता है। आगे चल के देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। कोर्स ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं। ए है 0 से 32, बी है 14 से 18, सी है 8 से 10, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का क्या होगा सही आंसर, 14 से 18 टीथ प्रति इंच होते हैं कोर्स में। कोर्स जो ब्लेड होता है उसमें
चार प्रकार के होते हैं। कोर्स होता है, फाइन और क्या होता है, मीडियम होता है, मीडियम होता है, और उसके बाद क्या होता है, फाइन होता है और वेरी फाइन होते हैं। चार प्रकार के उसके क्या होते हैं, प्लेट होते हैं। तो इसमें आपका कोर्स के लिए पूछा है, कोर्स के लिए 14 से 18 होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ट्राई स्क्वायर में ब्लेड की मोटाई कितनी होती है? ये ऑप्शन है 1/8 इंच या 1/16 इंच, बी है 8 इंच या 16 इंच, सी है 2 इंच या 16 इंच, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स इसमें 14 का क्या होगा आंसर, आप लोग बताइए। इसका ए होगा, यानी 1/8 इंच या 1/16 इंच। चलिए आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आकृति के अनुसार विभाजित निम्नलिखित में से कौन कौन से कैलिपर हैं? ए है आउटसाइड कैलिपर्स, बी है जैनी कैलिपर, सी है ट्रांसवर्स कैलिपर, और डी है उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसमें सही आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, यानी आकृति के अनुसार पूछ रहा है जो कैलिपर कौन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानो कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन ए है स्टील, बी है तांबा, और सी है लकड़ी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कैलिपर का सही आंसर होगा इसमें से डियर फ्रेंड ए, स्टील के। इसमें होता क्या है डियर फ्रेंड्स कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, स्टील, और बी दिया है तांबा, और सी दिया है लकड़ी, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो होता क्या है, स्टील को अगर ऑप्शन यही दिया रहता है कि इसमें होता क्या है, कैलिपर्स की हाई कार्बन स्टील को HCS भी कहते हैं, यानी हाई कार्बन स्टील के धातु के बनाया जाता है। अगर वो ऑप्शन दिया रहेगा तो वहाँ पे ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 17। जैनी कैलिपर्स को एक अन्य नाम से भी पुकारते हैं, वह है, ए है आर्ड लैग कैलिपर, बी है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, सी है लेग एंड पॉइंट कैलिपर्स, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, यानी जैनी कैलिपर को कितने अन्य नामों से पुकारते हैं? तो ये जो आपके 3 नाम दिखा रहे हैं, ये तीनों नाम ही जैनी कैलिपर्स के नाम है। तो इसका क्या होगा, सही आंसर डी हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। स्टील को उसके उच्च क्रिस्टल तापमान पर गर्म करने के बाद कमरे के तापमान में धीरे धीरे ठंडा करने को कहते हैं, यानी आपको रूम टेम्परेचर में जो किया जाता है उच्च क्रिटिकल तापमान पे, उसको कहते हैं। ऑप्शन ए है हार्डिंग, बी है टेम्परिंग, सी है नॉर्मलाइजिंग, और डी है एनलिंग। तो रूम टेम्परेचर में क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। इसका सी होगा सही आंसर। और 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टील में फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनने वाली विधि को कहते हैं, ए है हार्डिंग, बी है टेम्परिंग, सी है नॉर्मलाइजिंग, डी है केस हार्डिंग। यानी 19 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या होगा सही आंसर, यानी स्टील में फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर जो बनाती है प्रोसेस, वो क्या कराती है, नॉर्मलाइजिंग होती है। नॉर्मलाइजिंग के मेथड से हम क्या करते हैं, बनाते हैं फाइन स्ट्रक्चर। आगे चल के देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। सरफेस प्लेट का आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है, शेप पूछ रहा है। तो शेप कैसा होता है, ए है वर्गाकार, बी है आयताकार, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका शेप जो होता है दोनों शेप में होते हैं डियर फ्रेंड्स, यानी वर्गाकार और आयताकार दोनों होते हैं। तो इसका सी होगा सही आंसर। आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सरफेस प्लेट का क्या लाभ है, एडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए, इससे किसी भी जाब पर मार्किंग कर सकते हैं, बी है जाब के थिकनेस को चेक कर सकते हैं, सी है जाब के लेवल को चेक कर सकते हैं, डी उपरोक्त में से सभी। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये आपके जाब पे एडवांटेज क्या है? तो ये इसका एडवांटेज ये है कि ये 4 नंबर आंसर से आप क्या कर सकते हैं, जाब की मार्किंग भी कर सकते हैं, जाब को थिकनेस भी चेक कर सकते हैं, जाब का लेवल यानी 90 डिग्री है यानी समकोण है कि नहीं, सब चीज़ इसके मेजर कर सकते हैं। इसके एडवांटेज 3 सही हैं, तो यानी इसका डी सही होगा डियर फ्रेंड्स। आगे चल के देख लेते हैं 22 नंबर। ग्रेड बी वाले भी ब्लॉक की धातु होती है, ए है रॉट आयरन, बी है ग्लोज क्रेश आयरन, और सी है माइल्ड स्टील, और डी है हाई स्पीड स्टील। यानी कि आपको 22 नंबर क्वेश्चन में इसका सही आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, बी, ग्रेड बी वाले बी ब्लॉक के धातु मटेरियल पूछ रहा है किस धातु के बने होते हैं, इसका होगा बी, यानी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में।
नंबर ड्रिल का नंबर क्या होता है, यानी कितने नंबर के उसके नंबर साइज होते हैं। ए है 1 से 10, बी है 1 से 100, सी है 20 से 40, डी है 1 से 80। यानी जो नंबर साइज वाले ड्रिल होते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका डी सही होगा, 1 से 80 तक ही होते हैं उसके नंबरिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस किसका बना होता है। ए है स्टील का, बी है कास्ट आयरन का, सी है तांबा का और डी है सभी का। तो इसमें 24 का क्या होगा सही आंसर। 24 का सही आंसर क्या होगा, ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। आगे चल के देख लेते हैं 25 नंबर। आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं पिग आयरन, बी है कास्ट आयरन और सी है राट आयरन और डी है स्टील। तो इसमें से क्या आयरन और कार्बन के मिश्रण को क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स, स्टील बोलते हैं। आगे देख लेते हैं एनलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है डियर फ्रेंड्स। 26 नंबर क्वेश्चन में ए है ब्रिटलनेस कम करना और बी है हार्डनेस बढ़ाना, सी है टफनेस बढ़ाना, डी है मशीनिंग गुणों में सुधार लाना। तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या सही होगा, यानी एनलिंग का जो प्रोसेस है, पर्पज है, क्या है पर्पज इसका क्या है, मशीनिंग गुणों में सुधार लाना। यानी एनलिंग जो एक प्रोसेस होता है, इसको क्या करते हैं, जब हम मटेरियल को जब हीटिंग करते हैं, हीटिंग करने के बाद जब टेम्पर करते हैं तो मटेरियल हार्ड हो जाती है और उससे फिर हम हार्ड मटेरियल से हम मशीनिंग योग्य नहीं, यानी मशीनिंग में नहीं उपयोग में ला सकते, तो उसको क्या करते हैं हम उसी मटेरियल को राख और भट्ठी में दबा दिया जाता है ताकि मटेरियल मशीनिंग योग्य हो जाए, कुछ नरम हो जाए, ताकि उस पर हम मशीनिंग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मशीनिंग गुणों में सुधार लाना, यानी डी होगा इसका, यही होता है डेफिनेशन एनलिंग का। आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, हार्डनेस बढ़ती है, मैलिएबिलिटी बढ़ती है, डी है डक्टिलिटी बढ़ती है, डी है सॉफ्टनेस बढ़ती है। यानी कि आपको 27 में कि स्टील और कार्बन के मिश्रण से क्या होता है, कार्बन जब स्टील में मिलती है तो क्या होगा, मटेरियल हार्ड हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हार्डनेस बढ़ती है, इसका सही आंसर हार्डनेस होती है। कास्ट आयरन में जो इसीलिए हार्ड होता है मेटल, इसमें क्या होता है 3 से 4% तक कार्बन होती है, इसलिए मटेरियल हार्ड होता है और ब्रिटलनेस भी होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे चल के देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रांग है, यानी कि सबसे स्ट्रांग स्ट्रक्चर जो है क्या है। ए है फेराइट और बी है पियरलाइट और सी है सीमेंटाइट और डी है ऑक्सीजनाइट। क्या है सबसे स्ट्रांग मटेरियल स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रांग सबसे है वो है पियरलाइट इसका सही आंसर होगा। तो आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन और उसके हम आंसर एक एक करके बताए होंगे। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि कुछ और क्वेश्चन देने वाले हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग।